अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे जी। ओके 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 जी। जी बच्चों, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? अच्छा जी। कुछ बच्चों को कल बस मैं रिप्लाई नहीं कर सका, बच्चों थोड़ा सा मसरूफ था, तो आज मैं उनके क्वेश्चंस देख लूंगा जी कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। ले जी, हम अपने लास्ट डिस्कशन की तरफ चलते हैं, जो हमारे बेसिक नोट्स की लास्ट डिस्कशन थी। कुछ बच्चे कह रहे थे कॉस्ट ऑडिट के बच्चों नोट्स। ठीक है, वो कॉस्ट ऑडिट के नोट्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला जब लास्ट में सबसे सबसे लास्ट में जब ये सेक्शन कवर करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला उस वक्त मैं आपके साथ ये शेयर कर लूंगा। ठीक है, वो हार्ड फॉर्म में है, उसको या तो मीनवाइल में सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा लूंगा, या फिर आपको उसके जनाब ना पीडीएफ में या इमेजेस की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर। ठीक है जी बच्चों। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं जनाब। ऑलमोस्ट काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। ठीक है जी, अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। तो जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी जनाबेला, थोड़ा सा ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज किया था, उसके बाद हमने कॉरपोरेट गवर्नेंस को डिस्कस किया था जनाबेला, और उसके बाद हमने ऑडिट इंगेजमेंट लेटर, ठीक है जनाबेला, और उसके बाद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर और लेटर ऑफ वीकनेसेस, जिसका दूसरा नाम है मैनेजमेंट लेटर, इनको डिस्कस किया था। तो जो इन सारी बातों से हटके आप अपने जहन में जब तक ऑडिट का एक स्केच नहीं बनाएंगे ना कि ऑडिट होता क्या है जनाबेला, ऑडिट का जब तक आपके जहन में स्केच नहीं आएगा ना, उस वक्त तक आप जनाबेला कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं कर सके। ऑडिट है क्या बच्चों, जहन में दोबारा लाए कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, और ओपिनियन जो एक्सप्रेस करनी है उसका जो लेवल है, उसका जो स्कोप है, वो है रीजनेबल एश्योरेंस। बच्चों जब तक आपको ये चीज आपको नहीं अंडरस्टैंड होगी, जब तक आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे, उस वक्त तक आपको मैं बता रहा हूँ बाकी बातें नहीं समझ आएंगी। ठीक है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्या क्या, अपने मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन देनी है। ऑल एस्पेक्ट्स नहीं, मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन देनी। ठीक है, क्लैरिटी के साथ ओपिनियन देनी है जनाब। तो फिर हमें समझ आता है कि अच्छा, हमें 100% चीजों को वेरीफाई नहीं करना। तो फिर फौरन जहन में ख्याल आता है कि अच्छा, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि किस एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, या किस एरिया में उसके लिए तो आपको प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगेन आपके जहन में आया कि हो सकता है कि हम कुछ ऐसे एरियाज पे ज्यादा प्रोसीजर लगा दें जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो ही ना, और ऐसे एरिया पे कम प्रोसीजर लगा दें जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। तो इसका जवाब क्या मिला था बच्चों, क्या आप रिस्क असेसमेंट करें। ठीक है बच्चों, तो आपके जहन में स्केच होना चाहिए कि प्लानिंग आपने ओपिनियन देनी है रीजनेबल एश्योरेंस, उसके लिए एविडेंस भी आपको रीजनेबल सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। उसके लिए आपने प्रोसीजर 100% एरियाज पे लगाने, सैंपल बेसिस पे। लेकिन आपने सैंपल कौन सा सिलेक्ट करना है, कहां से ज्यादा सिलेक्ट करना है, कहां से कम सिलेक्ट करना है, ये सारे का सारा डिपेंड करता है किस पे बच्चों, रिस्क असेसमेंट के ऊपर। और रिस्क असेसमेंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ those areas where there are more chances of material misstatement। मैंने वो एरियाज ढूंढने हैं जहां पर मटेरियल, बच्चों अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं अपनी प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं कर सकता। मैं हो सकता है ऐसे एरिया पे प्रोसीजर ज्यादा लगा दूं जहां पर मिसस्टेटमेंट हो ही ना। तो बच्चों रिस्क असेसमेंट एक बड़ी फंडामेंटल सनाब स्टेज है ऑडिट की जनाब। तो अगर मैं ऑडिट की स्टेज की तरतीब जरा सा सीक्वेंस सेट कर लूं, तो सबसे पहले मेरे पास प्लानिंग आती है, और प्लानिंग डिपेंडेंट है रिस्क असेसमेंट पे। रिस्क असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज एरियाज वेयर देयर आर मोर चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बच्चों वंस आपने रिस्क असेसमेंट कर ली, उसकी बेसिस के ऊपर आप प्लानिंग बना सकते हैं, अपनी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज चाहिए, मटीरियलिटी लेवल कितनी होता है जनाब। ठीक है, ऑडिट अप्रोच क्या होगी, और अप्रोच में क्या कहा था, जहां इनिशियल असेसमेंट है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, वहां टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाएंगे और फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे। और जहां पर हमें लगता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, वहां सीधा सीधा सब्सटैंटिव प्रोसीजर इंक्रीज कर देंगे। उस प्लान के मुताबिक हम अपने प्रोसीजर्स लगाएंगे बच्चों, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट
ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे और इस सारी प्रोसेस को हम डॉक्यूमेंट जरूर करेंगे जनाब, और देन हम ओपिनियन फॉर्म करेंगे एक रिपोर्ट की फॉर्म में। बच्चों जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे बुक से पढ़ लें, बेसिक नोट से पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें, आपको बात उस तरह से समझ नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, ले जी, अब मैं आता हूँ अपने लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जनाब, दैट इज ऑडिट रिस्क। दैट इज ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या था जनाब, कि ऑडिटर हैव अ रिस्क दैट ऑडिटर कैन एक्सप्रेस इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। आपने रॉन्ग ओपिनियन का वर्ड नहीं बोलना, स्टैंडर्ड लफ्ज यूज करता है इन अप्रोप्रिएट, तो स्टैंडर्ड की वर्डिंग ही यूज करनी है बच्चों। एक कॉमन फेलियर की वजह ये भी होती है कि बच्चा क्या करता है जनाब, अपनी वर्डिंग में लिखा आता है जनाब, नहीं, अब जैसे मैंने बोला मटेरियल एंड परवेसिव, ठीक है, और अगर कोई बच्चा लिखा है कि बहुत ज्यादा मिसस्टेटमेंट है, वेरी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ना, गलत हो जाएगा बच्चों, मार्क्स नहीं मिल सकेंगे आपको। ठीक है, तो आपने क्या, ऑडिटर हैव अ रिस्क दैट ऑडिटर कैन एक्सप्रेस इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन इन, यस, रिस्क असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, यस बिल्कुल जनाब नोमान। ठीक है, auditor can express inappropriate opinion. Auditor have a risk that auditor can express inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. यानी क्या मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और ऑडिटर क्या कह गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। बच्चों इसकी जनाबेला हमने कहा कि ऑडिट रिस्क यानी ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है, इसकी दो रीजन होती हैं, इसकी दो रीजन होती हैं। एक को हम कहते हैं जनाब डिटेक्शन रिस्क, एक को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क रिलेट्स टू ऑडिटर्स नेग्लिजेंस। ठीक है, ऑडिटर जनाबेला ऑडिटर की लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वट एवर, सिंपल इज दैट कि एक ऑडिट रॉन्ग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन आने की एक वजह जो है वो क्या हो सकता है, ऑडिटर खुद हो सकता है जनाबेला, जिसको हम क्या कहते हैं, डिटेक्शन रिस्क। और डिटेक्शन रिस्क को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है जनाबेला, डिटेक्शन रिस्क को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन सैंपलिंग रिस्क, या अगर आपने सैंपल ही सही पिक नहीं किया तो मुझे बताएं, आप जितने मर्जी अच्छे प्रोसीजर लगा लें, इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन आ सकते हैं ना। सैंपल आपने ऐसा सैंपल सेलेक्ट करने जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन हो बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या कहा जनाब, ऑडिट रिस्क, ऑडिटर कैन एक्सप्रेस इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन either arises due to detection risk, either arises due to risk of material misstatement जनाबेला। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क क्या है कि ऑडिटर हैज अप्लाइड inappropriate procedure या ऑडिटर्स प्रोसीजर्स आर अनएबल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और उसकी वजह क्या हो सकती है, इनअप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट, उसकी वजह क्या हो सकती है, पुअर प्लानिंग, उसकी वजह क्या हो सकती है कि टीम मेंबर सही सिलेक्ट नहीं किए, उसकी वजह क्या हो सकती है, आपने एविडेंस अप्रोप्रिएट सफिशिएंट गैदर नहीं किया, उसकी वजह क्या हो सकती है, आपने प्रोसीजर ठीक नहीं लगाए। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, कहीं ना कहीं ऑडिटर से गलती हुई है, कहीं ना कहीं ऑडिटर से नेग्लिजेंस हुई है जनाबेला। ठीक है बच्चों, जिसको हम नाम देते हैं डिटेक्शन रिस्क। इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सैंपलिंग रिस्क, सैंपल सूटेबल सिलेक्ट नहीं किया, और नॉन सैंपलिंग रिस्क क्या है कि आपने जो बेसिकली अदर देन सैंपलिंग, यानी आपने प्रोसीजर ठीक नहीं लगाए, आपने डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं की, आपने टीम मेंबर्स अप्रोप्रिएट सिलेक्ट नहीं किए, इन सारे फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन सैंपलिंग रिस्क। ठीक है बच्चों, तो ऑडिट रिस्क के अराइज, जैसे आपने कल कहा था कि स्टूडेंट के फेलियर की एक वजह स्टूडेंट खुद होता है जनाब, तो ऑडिटर के इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देने की एक वजह ऑडिटर खुद होता है, जिसको हमने नाम दिया बच्चों किसका, डिटेक्शन रिस्क का जनाबेला। जी बच्चों, auditor can express inappropriate opinion when financial statements or material misstated. Audit risk arises due to detection risk. यहां तक बात समझ आई बच्चों? जी बच्चों रिप्लाई करें। ओके, ओके, अच्छा जी, अब हम कहते हैं ऑडिट रिस्क अराइज होने की दूसरी बच्चों वजह है। ओके बच्चों, ठीक हो गया, ऑडिट रिस्क अराइज होने की जो दूसरी वजह है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जनाबेला, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जनाबेला, डन। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, जरा सोचे तो सही, जरा बात को सोचे, आपका पेपर बहुत मुश्किल आ गया, फेलियर के चांसेस ज्यादा है या नहीं बच्चों, जवाब दें।
अगर पेपर बहुत मुश्किल आ गया तो फेलियर के चांसेस देखें, यस चांसेस तो बढ़ गए ना, ऑडिट रिस्क तो राइज हो गया ना। इसी तरीके से ऑडिटर जब ऑडिट करने गया, जरा समझिएगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेल का, परचेज का, पेरोल का, इन्वेंट्री का बहुत ज्यादा वीक था, कोई सिस्टम ही नहीं था, मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट थी, ठीक है। बहुत सारे एरियाज थे जहां पर मैनेजमेंट ने एस्टिमेशंस की हुई थी जनाबेला, ठीक है। जहां एस्टिमेट होता है बच्चों, वहां रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होता है। टेक्नोलॉजी भी रैपिडली चेंज हो रही थी, पेस्टल फैक्टर भी बहुत ज्यादा जनाबेला क्या कर रहे थे, पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह बुक में, अफेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा था। मुझे बताएं, ऑडिटर की टेंशन बढ़ गई कि नहीं, कि भाई इसके तो हर एरिया के अंदर ही जनाबेला क्या मौजूद है, मिसस्टेटमेंट के चांसेस मौजूद हैं। अब मुझे बताएं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा मुश्किल, क्वेश्चन नंबर 2 देखा मुश्किल, क्वेश्चन नंबर 3 देखा मुश्किल, क्वेश्चन नंबर 4 देखा मुश्किल, तो आप मुझे बताएं, अगर आपसे कहीं पे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो फेलियर के चांसेस बढ़ गए कि नहीं बच्चों, ठीक है, बढ़ गए। तो हमने क्या कहा, ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है जनाब, हाई है, तो हम कहेंगे इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन आने की चांसेस ज्यादा हैं। लाजमी नहीं कि आएगी, अगर आप अच्छी प्लानिंग कर ले, अच्छे प्रोसीजर्स लगा ले, तो ये ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। तो अक्सर हम कहते हैं जनाब क्या, कि जो आपके पास ये जो, अगर मैं आपसे कहूं ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट है, अगर बच्चों रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या हो जनाब पहला, ज्यादा हो, तो आपने डिटेक्शन रिस्क को हमेशा कम करना है। तो इसका मतलब डिटेक्शन रिस्क यानी आप, अगर आपको लगता है कि पेपर मुश्किल आना है, तो बच्चों फिर आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाएं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के जाएं। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप जनाबेला, ठीक है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप जनाबेला बिटवीन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क जनाबेला, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बच्चों। डन हो गया जी, ओके करें बच्चों। जी, तो जितना रिस्क ऑफ इसी, अब आपको थोड़ी बात समझ आई होगी कि रिस्क असेसमेंट हम करते ही क्यों थे, ताकि हमें रिस्की एरियाज का पता चल जाए, ताकि हमें रिस्की एरियाज का पता चल जाए बच्चों, और ताकि हम क्या कर सकें जनाबिला, प्रॉपर प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। देखिए अब आपको समझ आई कि रिस्क असेसमेंट हम क्यों करते थे, ताकि हमें क्या करें, रिस्की एरियाज का पता चल जाए। रिस्की एरिया का पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ऑडिट रिस्क ज्यादा है कि कम। अगर रिस्क असेसमेंट के नतीजे में रिस्की एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब ऑडिट रिस्क ज्यादा है, तो फिर हमने डिटेक्शन रिस्क को कम करना है। और अगर डिटेक्शन रिस्क को कम कर देंगे तो चांसेस ऑफ गिविंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन कम हो जाएगी। तो बच्चों अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि अच्छा, कि हम जनाबेला जो रिस्क असेसमेंट करते थे वो क्यों करते थे। असल में तो हम रिस्की एरियाज को ढूंढना चाह रहे थे, रिस्की एरिया ढूंढेंगे तो प्रॉपर प्लानिंग हो सकेगी, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो हमारी रॉन्ग ओपिनियन, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन आने के चांसेस कम होंगे। बच्चों आगे चलता हूं जी, आगे चलता हूं जी। आगे वो क्या कहता है जनाब, कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजेस ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क बच्चों। ये वो कहता है जनाब कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जी, वो अराइज होता है या तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क की वजह से। अब जरा बात को समझिएगा जनाब, पहला इसको मैं क्लियर कर देता हूँ जी, मैं आपको वैसे, ओके सॉरी जी, आपका तो ये एक तो चैट बॉक्स काफी बड़ा है जनाब, जिसको साइड पे करते हुए थोड़ा सा चैलेंज आता है। मैं इसको जरा सेट कर, ओके बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने समझना है रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट किया, मैंने कहा कि अराइजेस ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क। रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट याद करें जनाब, पहला हमने जब रिस्क असेसमेंट की थी तो हमने कहा था रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजेस, ठीक है जनाब, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजेस ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क। जब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे थे तो हम क्या बात कर रहे थे बच्चों, कि आपने रिस्की एरिया आइडेंटिफाई करने हैं, तो आप एनालिसिस करें, एनालिसिस करें और ऑब्टेन करें नॉलेज ऑफ बिजनेस। नॉलेज ऑफ बिजनेस में हमने क्या कहा था, नॉलेज ऑफ एंटिटी एंड नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट बच्चों।
ठीक है बच्चों, नॉलेज ऑफ एंटिटी एंड नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, और नॉलेज ऑफ एंटिटी में क्या कहा था हमने, नॉलेज ऑफ एंटिटी में क्या कहा था हमने, उसके अंदर हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखा था बच्चों। तो हमने क्या कहा कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होता है, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बच्चों क्या होता है, वीक होता है, तो हम क्या कहते हैं जनाबेला कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट ज्यादा हो जाता है जनाब। तो हम क्या कह रहे हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट अराइजेस ड्यू टू कंट्रोल रिस्क। और कंट्रोल रिस्क क्या है कि अगर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, जिन एरियाज में एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, ठीक है, वहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब रह जाता है बच्चों क्या, इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, आज की डिस्कशन अगर बहुत ज्यादा भी समझ ना आए कोई मसला नहीं है, 2 दफा 3 दफा जब एक दफा सोचेंगे ना बात समझ आ जाएगी। इनहेरेंट रिस्क, ठीक है जनाब, इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क वो होता है बच्चों, वो रिस्क जो बिल्ट इन होता है, वो रिस्क जो बिल्ट इन होता है, वो रिस्क जनाब जो सिस्टम का हिस्सा होता है, वो रिस्क जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का हिस्सा होता है, और आप उसको जनाबेला उसके ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ एरर और मिसस्टेटमेंट व्हिच अराइजेस ड्यू टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क बच्चों। ठीक है, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं सिंपली रट्टा बता सकता हूँ बच्चों, अगर आपको कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लगे, अगर वो डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अलावा हो, तो वो इनहेरेंट रिस्क है, इनहेरेंट फैक्टर्स है। सही है जी। लेकिन आपको मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। हमने जाके देखा, जब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे थे तो हमने देखा कि जनाब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। मुझे बताएं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट ज्यादा है कि कम है? जवाब दें बच्चों। जी बच्चों, शाबाश, बिल्कुल जनाब ज्यादा है। अब मुझे बताएं, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ये कंट्रोल रिस्क है कि इनहेरेंट रिस्क है? डेफिनेशन बता दी मैंने। शाबाश, ये क्या है, ये कंट्रोल रिस्क है, क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिशिएंसी की वजह से, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वीकनेस की वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर अराइज हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल रिस्क। ओके जी। अच्छा जी, अब जरा मैं आपके साथ दूसरी एग्जांपल लेता हूं जी। हमने याद करें, रिस्क असेसमेंट करते वक्त हमने क्या कहा था कि अगर टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही हो तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी रैपिडली अगर चेंज हो रही हो तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाता है। ठीक है जनाबिला, क्यों, क्या आप कहते हैं टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है तो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो सकती है, तो हो सकता है मैनेजमेंट प्रेशर में आके जनाबिला क्या कर रही हो, इन्वेंट्री को कॉस्ट पे शो करवा रही हो, बजाय इसके कि उसे एनआरवी का शो करवा के कुछ एज या एक्सपेंस आउट करना पड़े। जी, ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट राइज हुआ है, बताएं बच्चों, ये कंट्रोल रिस्क है या इनहेरेंट रिस्क है? देखें, ये देखें, आप ये जो पेस्टल फैक्टर होते हैं ना बच्चों, ये इनहेरेंट फैक्टर होते हैं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होते, कोई कंपनी से कंट्रोल नहीं कर सकती जनाब। ठीक है, लेकिन अगर तो बच्चों ऐसे फैक्टर्स जिनके जो बिल्ट इन हो, जो नेचर का हिस्सा हो, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल हो जनाब, तो उनको बोलते हैं इनहेरेंट। अगर उनकी वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस अराइज हो, तो दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क। और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिशिएंसी की वजह से रिस्क अराइज हो, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल रिस्क बच्चों। ओके करें जी। तो पेस्टल फैक्टर जितने भी है ना बच्चों, वो इनहेरेंट रिस्क होते हैं जनाब। पेस्टल फैक्टर की वजह से जितने भी रिस्क अराइज होते हैं जनाब, जो इनहेरेंट रिस्क होते हैं जनाब। चले एक और जनाबेला आपके सामने, एक और जनाबेला मैं क्या करता हूँ आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों। फर्ज करो ट्रांजैक्शंस विद सब्सिडरी कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं सब्सिडरी कंपनी से। पहले तो आप ये मुझे बताएं, अगर ऐसी ट्रांजैक्शंस हो रही हो तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई होगा या लो होगा? पहले तो ये जवाब। क्यों, इसकी भी वजह बताएं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर हाई होगा तो क्यों हाई होगा, चलो ये भी तो वजह बताएं। जी बच्चों।
जी, रिलेटेड पार्टी है, ठीक है जनाब अल्लाह, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। मैनेजमेंट होल्डिंग कंपनी की, शाबाश बच्चों शाबाश। सब्सिडरी की, जी शाबाश वकास। सब्सिडरी की मैनेजमेंट मोस्टली होल्डिंग कंपनी के होते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस को अपनी मर्जी के मुताबिक मैनिपुलेट करवा सकते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट करवा सकते हैं। अगर यहीं पे कोई आपकी सब्सिडरी ना होती, कोई थर्ड पार्टी होती, तो क्या वहां पर वो इस तरह की आपको फेवर करने के लिए तैयार होती कि आपके रिजल्ट्स को मैनेज करने के लिए वो अपनी ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट करवा देती? वो तो कभी भी तैयार ना होती जनाब। तो जब बच्चों आपकी जब भी ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी होगी, आपकी रिलेटेड पार्टी, तो हमेशा ये रिस्क मौजूद रहेगा, ठीक है। हमेशा ये रिस्क, जो रिस्क हमेशा मौजूद रहता है उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क जनाब। तो ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी होगी तो हम क्या बोलेंगे? इनहेरेंट रिस्क आए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो हम जो भी बात करें इनहेरेंट रिस्क या कंट्रोल रिस्क, याद करें रिस्क असेसमेंट में हम जब नॉलेज ऑफ बिजनेस असल में ऑब्टेन करते थे ना, नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करते थे, असल में तो आप नॉलेज ऑफ बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को ऑब्टेन कर रहे होते थे, इन्हीं फैक्टर्स को देख रहे होते थे। अगर ये फैक्टर्स मौजूद हैं तो हम कहते थे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। डन बच्चों। अच्छा जी, एक और एग्जांपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मुझे बताएं जी, मैनेजमेंट बहुत सारे एरियाज पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करती है कि नहीं करती? लाइक प्रोविजंस, कॉन्टिजेंसीज। जी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बताएं, ऐसे एरियाज जहां पर मैनेजमेंट एस्टिमेशंस अप्लाई करती है। मुझे बताएं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होता है कि कम होता है? जी बेटा, जी शाबाश, ठीक है, बिल्कुल हाई होता है जनाब। क्यों बच्चों? ये ऐसे एरियाज हैं जो मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा, ये ऐसे एरिया हैं जिसमें एस्टिमेशन आप सही भी करें तो हो सकता है वो गलत हो जाए, अंदाजा ही है ना आपका, ठीक है। तो इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मौजूद होती है, ठीक है। एक तो मैनेजमेंट जान के, अगर आप मैनेजमेंट सही एस्टिमेट करे तो भी रिस्क मौजूद है कि एस्टिमेट गलत हो सकता है। जी, अब इस, ये जो बेसिकली रिस्क अराइज हुआ ड्यू टू एस्टिमेशंस, इनहेरेंट रिस्क है कि कंट्रोल रिस्क है बच्चों? जो डेफिनेशन पे जाएगा जनाब वो उसको सही जवाब दे सकता है। शाबाश बच्चों। जी जुनेद, इनहेरेंट है, ये कंट्रोल नहीं है। शाबाश, मेजोरिटी ने इसको क्या लिखा है जनाब? इनहेरेंट रिस्क। क्योंकि वो रिस्क जो हमेशा किसी ट्रांजैक्शन में, किसी चीज में बिल्ट इन होता है, उसको बोलते हैं बच्चों हम क्या? इनहेरेंट रिस्क। बच्चों सिंपल याद रखने के लिए तो आपको सादा फार्मूला बता दिया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिशिएंसी के अलावा वो फैक्टर जिसकी वजह से रिस्क अराइज होगा, वो सारे फैक्टर क्या कहलाएंगे? इनहेरेंट रिस्क बच्चों। तो इसके अंदर एस्टिमेशंस के अंदर कोई कंट्रोल रिस्क का इश्यू तो नहीं था ना जी? जी बच्चों, ठीक है। तो इसको रैप अप करता हूँ जनाब अल्लाह, इसको बच्चों रैप अप करता हूँ। ऑडिट रिस्क is that risk auditor can express inappropriate opinion when financial statements are materially misstated। ठीक है, ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता है जब, यानी ऑडिटर कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, इन फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है जनाब। देन, और हमने क्या कहा जनाब कि ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? The auditor is procedures are unable to detect material misstatement। और हमने क्या कहा? डिटेक्शन रिस्क अराइजेस ड्यू टू सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने कहा ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजेस ड्यू टू इनहेरेंट फैक्टर्स एंड कंट्रोल फैक्टर्स। इनहेरेंट फैक्टर्स या इनहेरेंट रिस्क वो रिस्क है जो बिल्ट इन होता है नेचर के अंदर, सिस्टम के अंदर, ठीक है। लाइफ पेस्टल फैक्टर जितने भी हैं वो इनहेरेंट रिस्क क्रिएट करते हैं जनाब। कंट्रोल रिस्क, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिशिएंसी, वो सारे के सारे कंट्रोल रिस्क क्रिएट करते हैं बच्चों। और हमने पढ़ा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। जितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा, ऑडिटर को अपना डिटेक्शन रिस्क उतना कम रखना होगा ताकि इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन आने के चांसेस कम हो जाएं। ओके बच्चों, तो मैं अपने नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ जी। ये मैंने कुछ आपके सामने बच्चों एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जनाब। क्या? इनहेरेंट रिस्क की एग्जांपल्स। मसलन ऐसे एरियाज जो वहां पर जो क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं बच्चों, हमेशा मिसस्टेटमेंट के चांसेस। जजमेंटल एरियाज हैं, ठीक है,
वहां पर हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा, प्रोविजंस। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये आपके सामने ये जनाब कि ये क्या है, इनहेरेंट फैक्टर है बच्चों। ये क्या है आपके सामने, इनहेरेंट फैक्टर है जनाब। इसी तरीके से मैं आपके सामने दूसरी एग्जांपल, कंपनी ऑपरेट इन हाई टेक्नोलॉजी और फास्ट मूविंग, ये पेस्टल फैक्टर है। टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये इनहेरेंट फैक्टर है ना बच्चों, ये किसी के कंट्रोल में तो नहीं है। इंडस्ट्री, फैशन डिजाइन इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री का, ये तो कोई नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से इन्वेंट्री के ऑब्सोलीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक फैक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इस पॉइंट को भले आप छोड़ दें जनाब, कोई मसला नहीं। बैंक इज रिलाइंग ऑन द डायरेक्टर्स आर पेड ऑन बोनस। मैं इस पहले पॉइंट को छोड़ रहा हूँ, दूसरा समझा देता हूँ। डायरेक्टर्स को आप अगर बोनस देंगे प्रॉफिट्स की बेसिस के ऊपर, डायरेक्टर्स को अगर आप बोनस देंगे प्रॉफिट की बेसिस के ऊपर, मुझे बताएं इनहेरेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। जब आप इस तरह का इंसेंटिव ऑफर करेंगे डायरेक्टर्स को, मुझे बताएं मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे या नहीं। जी बच्चों, बिल्कुल बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट आपने डेवलप कर दिया। ये हमेशा चांसेस रहेंगे कि वो प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके जी, कैश बेस्ड बिजनेस है, यहाँ पर रिस्क मैनिपुलेशन का नहीं है, मिस अप्रोप्रिएशन का। याद रख लें, जब भी कैश बेस्ड बिजनेस हो, अप्रोप्रिएशन। कंपनी ट्रेड्स ओवरसीज, भाई कंपनी ट्रेड्स ओवरसीज में मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा क्यों हैं। जी बच्चों, कंपनी ट्रेड्स ओवरसीज में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों होता है, जवाब दें। जी, कंपनी ट्रेड्स ओवरसीज, उसमें यस एक करेंसी का फ्लक्चुएशन होता है। दूसरा, आप ओवरसीज ट्रांजैक्शंस को उस तरह से वेरीफाई नहीं कर सकते। हो सकता है ओवरसीज के अंदर उसकी ही कोई अपनी सब्सिडरी हो या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो, ठीक है। और उसके अंदर जनाब पता है क्या होता है, ओवरसीज के अंदर बच्चों क्या होता है, टैक्स हेवन्स होते हैं, ठीक है। कई दफा क्या होता है, फॉरेन कंट्री के अंदर क्या होते हैं, आपके टैक्स फ्री जोन्स होते हैं। तो वो जो जो ओवरसीज ट्रेड करते हैं, वो तो आपके लिए ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब भी देखें, लोकल ट्रांजेक्शन है, जुरिस्डिक्शन भी एक ही तरह का, टैक्स का निजाम भी एक तरह का, तो बड़ा मुश्किल है कि आप अपने ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट करें बच्चों। अजान हो रही है बच्चों, सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्रेक। ओके बच्चों, तो अपने डिस्कशन को मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ जनाब। न्यू कंप्यूटर सिस्टम, न्यू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, न्यू अकाउंटिंग सिस्टम। कंपनी ने नया अकाउंटिंग सिस्टम, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है बच्चों। इसके अंदर इनहेरेंट रिस्क भी है और कंट्रोल रिस्क भी है। एक तो कंट्रोल रिस्क क्या है कि जनाबेला सिस्टम के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, ऑपरेट करते वक्त मसाइल आएंगे, लोग सिस्टम को ठीक अंडरस्टैंड। इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है कि जब भी नई चीज आती है बच्चों, रिस्क ऑफ मटेरियल, गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों। तो हो सकता है उसको ऑपरेट करते वक्त मसले आ रहे हो, उसके अंदर पोस्टिंग करते वक्त मसला आ रहा हो, सिस्टम को अंडरस्टैंड अगर आप सही नहीं करेंगे, उसमें पोस्टिंग ठीक नहीं होगी, तो मिसस्टेटमेंट के चांसेस बच्चों बढ़ जाएंगे ना। और ये जब भी चीज नहीं आती है तो ये हमेशा रिस्क होता है कि उसके अंदर आपको उसको यूज करते वक्त गलती हो सकती है। जी बच्चों, ओके। उसके बाद है क्लाइंट इन अ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री। बच्चों, ये जो स्पेशलाइज्ड सेक्टर होते हैं, इसके ऊपर स्पेशल लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं जनाब ना। इसके कुछ ये भी पॉइंट उतना अच्छा शायद आपको अभी ना समझ आए जनाब ना, लेकिन कोशिश करता होता हूँ जनाब ना कि आपको बात
समझा दो जनाब। ओके जनाब। अच्छा जी। A client in a specialized industry, client in a specialized industry जनाब। ठीक है, तो जो ग्रुप में मैं ऐड नहीं करता हूँ, ग्रुप में मेरे अलावा दूसरे लोग एडमिन हैं, तो ये बच्चे बार बार कह रहे हैं कि जी मैं ऐड नहीं करता हूँ, मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि वो स्टूडेंट्स को एक्सेस प्रोवाइड करें जो भी तरीका कार है। ठीक है, अ क्लाइंट इन अ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, फर्ज करें इंश्योरेंस सेक्टर है जनाब, फर्ज करें जनाब टेक्सटाइल सेक्टर है बच्चों। ठीक है बच्चों, उस इंडस्ट्री के कुछ अपने बिल्ट इन रिस्क होते हैं जनाब बिजनेस के, जिसकी वजह से मैनेजमेंट पे प्रेशर होता है जनाब। ठीक है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट पे प्रेशर होता है जनाब। उसकी वजह, जब मैनेजमेंट अंडर प्रेशर होती है ना बच्चों, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ इससे हट के, पेप्सी और कोक बच्चों, हमेशा इनहेरेंट रिस्क रहेगा पेप्सी के लिए, हमेशा इनहेरेंट रिस्क रहेगा कोक के लिए कि वो ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट करें, क्योंकि कंपेटिटर के सामने एक अच्छा मैसेज देना है पब्लिक के अंदर कि हमारी परफॉर्मेंस कंपेटिटर से आगे। और इसी प्रेशर में आके क्या होता है, मिसस्टेटमेंट्स करती हैं, मैनिपुलेशन करती हैं कंपनीज। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ इनहेरेंट रिस्क की, कि कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो कंपनी हर वक्त अंडर प्रेशर है कि कंपनी के रिजल्ट्स को बैंक मॉनिटर कर रहा है, और अगर कहीं पे जो हमारी कमिटमेंट से प्रॉफिट्स, डेट इक्विटी रेशो या लिक्विडिटी रेशो नीचे गई, तो जो जनाब हमें बैंक क्या करेगा, लोन रीपे कर डिमांड कर देगा जनाब। तो ट्रांजेक्शन्स को कंपनी मैनेजमेंट आके प्रेशर में जनाब क्या कर रही होती है, मैनिपुलेट कर रही होती है। तो क्लाइंट इन अ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है, तो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री के कुछ स्पेशल लॉज एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, जिनको हो सकता है कंप्लाई करना मुश्किल हो रहा हो, या कंप्लाई करने में मुश्किलात आ रही हो, और उस मुश्किलात का फिर हल ये होता है कि लोग क्या कर रहे थे, कंपनी मिस स्टेटमेंट कर रही होती है, मैनिपुलेशन। ओके बच्चों, उसके बाद है बच्चों कंट्रोल रिस्क। ये बड़ा आसान है, आईटी बेस्ड कंट्रोल नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, क्लाइंट ऑपरेट इन अ मल्टीपल लोकेशन, क्लाइंट ऑपरेट इन अ मल्टीपल लोकेशन। जब आप मल्टीपल लोकेशन पे होते हैं तो कंट्रोल करना बच्चों मुश्किल होता है, लेकिन कंट्रोल्स को अच्छे सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। कैश बेस्ड बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क भी था और कंट्रोल रिस्क भी था। न्यू कंप्यूटर सिस्टम में इनहेरेंट रिस्क भी है, कंट्रोल रिस्क भी है जनाब। टेम्परेरी स्टाफ जब भी यूज करेंगे तो वो सिस्टम से फेमिलियर नहीं होगा, तो वो गलतियां कर रहा होगा बच्चों। डन, ये कुछ कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क पहली एग्जांपल, न्यू ऑडिट क्लाइंट। बच्चों पहली दफा हम ऑडिट करने जा रहे हैं, हमें उस कंपनी का नॉलेज नहीं है, हमें हमें बहुत अच्छे तरीके से उस कंपनी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ऑडिटर के, देखिए कोई टेस्ट आप किसी सब्जेक्ट का टेस्ट पहली दफा देते हैं तो गलतियों के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहला टेस्ट हमेशा बुरा होगा, तो बच्चों उसकी अच्छी तैयारी करके जाए ना, जो जहां डिटेक्शन रिस्क ज्यादा हो, तो बच्चों इन रिस्क का कोई सोल्यूशन भी तो होगा ना। तो फिर आपका सोल्यूशन एक ही है कि अच्छी तैयारी के साथ जाएं, ज्यादा प्रोसीजर लगाएं, सैंपल अच्छा पिक करें, वो हम इंशाल्लाह ताला ऑडिट प्रोसीजर में पढ़ेंगे जनाब। तो जब भी ऑडिट क्लाइंट न्यू होता है, हमेशा डिटेक्शन रिस्क होता है बच्चों। ठीक है, क्लाइंट मल्टीपल लोकेशन पे है, तो ऑडिटर के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। टाइट ऑडिट गाइडलाइंस, एक काम आप महीने में करते हैं और आपको कहा जाए 5 दिन में कर लें, तो इन अप्रोप्रिएट रॉन्ग प्रोसीजर अप्लाई होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सैम्पलिंग रिस्क, आपने सैंपल सही सिलेक्ट नहीं किया। तो ये बच्चों कुछ एग्जांपल थी किसकी, इनहेरेंट रिस्क की, कंट्रोल रिस्क की और डिटेक्शन रिस्क। ओके करें ताकि बात को मैं कंक्लूड करूं। जी बच्चों, बड़ी बात है जनाब, अगर आप ओके कर रहे हैं और यकीन करें अगर आपको बात समझ आ रही है ना बच्चों, ठीक है, तो बड़ी खुशी की बात है जनाब। मैं क्लास के अंदर तो बड़ा इंटरेक्टिव रखता हूँ बच्चों को बच्चों। ठीक है, ऑडिट सब्जेक्ट ही ऐसे कि आप जब तक स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, देखिए आप रियल लाइफ में तो उस तरह ऑडिट नहीं करना चाह रहे ना, एक आप सोच में ऑडिटर मैं बना देता हूँ आपको। ठीक है, अब लाइव क्लास में तो बाकायदा मैं बड़ा इंटरेक्टिव सेशन कर रहा होता हूँ जनाब कि सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यू ऑल आर ऑडिटर और मैं मैनेजमेंट हूँ, आप ऑडिट परफॉर्म करें। ठीक है, रिस्क असेसमेंट करें, प्लानिंग करें, प्रोसीजर्स लगाएं, एविडेंस गैदर करें, तो बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होता है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव सेशन को भी इंटरेक्टिव ही रखूं बच्चों। तो बच्चों इसके ऊपर एग्जाम पे क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिनेरियो गिवन होगा और इसी तरह के सारे फैक्टर्स गिवन होंगे। मैं आपको इसका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड तो यही आएगा, ऑडिट रिस्क क्या होता है एक्सप्लेन कर दें, आपने डेफिनेशन देनी है, आपने इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क की डेफिनेशन देनी है और एक एक दो दो एग्जांपल देके दैट्स इट, 5 नंबर 6 नंबर पूरे आपके।
लेकिन अगर आपको सिनेरियो दे दे एक पेज का और आपको कहे सिनेरियो पढ़ के आप इसमें से ऑडिट रिस्क ढूंढें, ऑडिट रिस्क ढूंढने का मतलब है कि रिस्क की एरियाज बताएं, रिस्क को वो एरियाज बताएं जो रिस्क को मटेरियल, तो हमने ये फैक्टर्स ढूंढने हैं कि कोई इनहेरेंट फैक्टर की वजह से रिस्क को मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो अराइज नहीं हो रहा, कोई कंट्रोल रिस्क की वजह से रिस्क को मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो अराइज नहीं हो रहा, कोई डिटेक्शन रिस्क की वजह से रिस्क को ऑडिट रिस्क तो अराइज नहीं हो रहा। ठीक है बच्चों, तो आपको सिनेरियो में यही फैक्टर्स दे देगा और इन्हीं फैक्टर्स को हाईलाइट करके आपने बताना होगा कि इसकी वजह से कोई रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट या डिटेक्शन रिस्क अराइज हो रहा है या नहीं। अगर ये कोई इन दोनों में से या दोनों रिस्क राइज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ऑडिट रिस्क हाई है। जी बच्चों, डन, दैट्स इट बच्चों। तो ये था जनाबेला मेरा बेसिक नोट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन से हम क्या करेंगे, कैपलान का मैं आपको एक एडिशन बता दूंगा, जो भी लेटेस्ट एडिशन 17 या 18 वाला होगा उसी को हम लेके चलेंगे। ये ना हो कि किसी बच्चे के पास एक एडिशन हो, किसी के पास दूसरा हो, ठीक है, तो फिर आपके पेज नंबर का सीक्वेंस थोड़ा सा आउट हो रहा होगा। बाकी तो कोई नहीं, ऑलमोस्ट डिस्कशन वही होती है जनाबेला। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज शाम में जनाबेला ग्रुप के अंदर वो बुक जिसको मैं अपने सामने व्यू करवा के चीजों को लेके चलूंगा। ठीक है, किसी के पास एडिशन का फर्क है, हाल तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, अगर एक आधे एडिशन का फर्क है, लेकिन हम गो थ्रू करते वक्त एक एडिशन को लेके चलेंगे। ले जनाब, यहाँ पर हमारे बेसिक नोट्स हुए बच्चों कंप्लीट। आज तो हम बुक पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ टेस्ट भी लेता जाता हूँ और सारे के सारे जनाबेला क्या करता हूँ आपके साथ कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करता जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा पूछ भी लेता हूँ। ठीक है, आपने व्यू करते जा रहे हैं स्क्रीन, आप इसको देखते जाइएगा जनाबेला, तो मैं आपके साथ अब ये वन बाय वन चीजें डिस्कस करता हूँ। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास जो मेरे पास पेज नंबर 2 है ना बच्चों, इसमें है व्हाई देयर इज अ नीड फॉर ऑडिट। अब तो हमें ऑडिट की अच्छे से पता है कि ऑडिट होता क्या है जनाब। अब हमने क्या पढ़ना है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर ऑडिट। ऑडिट क्यों करवाते हैं, ऑडिट करवाने का मकसद है ओपिनियन ऑब्टेन करना, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। तो मैंने आपके सामने बच्चों 3 रीजंस लिखे हैं कि ऑडिट करवाने का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या जनाबेला, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। चलिए मैं पहला पढ़ देता हूँ, इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेक होल्डर, स्पेशली स्टेक शेयर होल्डर। कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ जाता है बच्चों, एक इंडिपेंडेंट बंदा जनाब जब ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, फर्ज करे वो कहता है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं इन, या वो कहता है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, तो बच्चों डिसीजन लेना तो आसान हो गया ना। आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया कि अब ये ठीक नहीं है, दैट्स इट, या ठीक है, तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मिसस्टेटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर मिसस्टेटमेंट की होती है तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन आके उसको चेक करता है, और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो हाई लेवल, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, तो उस पर रिलाई करना आसान हो जाता है। डन। लेकिन एक चीज जो ऑडिट के नतीजे में अचीव नहीं की जा सकती वो क्या है, कि कंपनी फ्यूचर में भी ऐसा चलती रहेगी। ऑडिटर तो बच्चों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने आया ना, वो कोई फ्यूचर का तो ऑडिट नहीं कर सकता, और फ्यूचर तो प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता। और इसी तरीके से ऑडिटर इस चीज के बारे में भी ओपिनियन नहीं देता कि कंपनी एफिशिएंट है या नहीं, मैनेजमेंट ने कंपनी को एफिशिएंट चलाया इसके बारे में नहीं देता, वो कहता सेल 100 की है तो 100 दिखाई है तो दैट गिव्स ट्रू एंड फेयर। रांची बच्चों, तो ऑडिट कुछ चीजों के बारे में अश्योर नहीं करता, फ्यूचर वायबिलिटी और एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट। ये बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट हैं। स्टूवर्डशिप मुझे बता दें, ये मैंने ये स्टूवर्डशिप, प्रोड्यूसर रिलेशनशिप, अकाउंटेबिलिटी ये करवा दिया था कि नहीं? जी मैं रिस्ट्रिक्शन खत्म करवाता हूँ फहद, सॉरी फरहाद, ठीक है। नहीं 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 नहीं, आपने ऑडिट पढ़ना है तो कंपनीज एक्ट को फोकस नहीं करना, कंपनीज एक्ट का सिर्फ एक ऑडिटर वाला चैप्टर है, बस वो हमने करना है। बाकी तो हमने आईएसएस की गाइडलाइंस को चुना पड़ा। ओके, उसके बाद ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बच्चों, मेन डिस्कशन हमारी कंप्लीट हो गई। स्टूवर्डशिप, ये जो हमने कल पढ़ा था प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, तो एजेंट को स्टूवर्ड भी बोलते हैं, एजेंट का दूसरा नाम क्या है, स्टूवर्ड। और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को हम कहते हैं स्टूवर्डशिप रिलेशनशिप। स्टूवर्डशिप, स्टूवर्डशिप रिलेशनशिप क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दूसरे पर्सन की कि वो उसको रिसोर्सेज का ख्याल करेगा और उसके रिसोर्सेज को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल यूज करेगा। इस रिलेशनशिप को बच्चों स्टूवर्डशिप रिलेशनशिप भी बोलते हैं, इसको फिड्यूसरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, जहां कहीं भी स्टूवर्डशिप या फिड्यूसरी रिलेशनशिप होगा, या दूसरे लफ्जों में कहूँ जहां कहीं भी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होगा, तो वहां पर प्रिंसिपल के पास राइट मौजूद होता है
कि वो अपने स्टूवर्ड, अपने एजेंट की अकाउंटेबिलिटी कर सकता है। और आपने देखा नहीं है कि जनाबिला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि मैनेजमेंट बनाती थी, उन्होंने उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या किया, एक और अपना एजेंट अपॉइंट किया, जिसको क्या कहा कि जाओ इसका ऑडिट परफॉर्म करो। तो मैनेजमेंट ने ये तो नहीं कहा कि आप हमारा ऑडिट क्यों करवा रहे हैं, दे आर आंसरेबल, दे आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है जनाब। तो जहां पर भी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होगा, वहां पर प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि वो अकाउंटेबिलिटी कर सकता है। जी बच्चों, ओके करें। ओके जी। उसके बाद बच्चों हमने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी। इसमें इसके अंदर ऑलमोस्ट हमने सारी बातें कर ली हैं जनाब, पहला मेरा नहीं ख्याल कुछ छोड़ा है हमने। ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हमने पढ़ा, थ्रेट्स को पढ़ा, उसकी रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट क्या होती है, एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो इस बेसिक नोट्स के अंदर मैंने चीजें इंकॉर्पोरेट की हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एटसेट्रा, एश्योरेंस, नॉन एश्योरेंस एलिमेंट्स, रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस का फर्क, और ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस होती है, पॉजिटिव एश्योरेंस क्या है जनाबेला, नेगेटिवली वर्डेड है, लिमिटेड है जनाबेला। ओके। उसके बाद हमें ये लेटर्स पढ़े थे बच्चों, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर का डिफरेंस हमने कल पढ़ा जनाबेला, ऑडिट और रिव्यू का जनाबेला हमने डिफरेंस पढ़ा बच्चों। उसके बाद स्टेक होल्डर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और रिस्क क्या होता है, कैसे राइज होता है बच्चों। फिर हमने क्या की, प्लानिंग को पढ़ा जनाबेला। ठीक है। ये बच्चों पूरे पूरे चैप्टर्स हैं बच्चों, बुक के अंदर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं जनाब। डन। और प्लानिंग में हमने क्या कहा, रिस्क असेसमेंट हमने कैसे की, बाय ट्रेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस, बाय परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है। और उसकी बेसिस पर रिस्क की एरियाज आइडेंटिफाई किए जनाब, एंड सो ऑन। ये कुछ जनाब डिस्कशन ऑडिट रिपोर्ट कंटेंट्स 701 को मैंने स्टेज पे इंटेंशनली छुड़वाया जनाब। जब बुक से गो थ्रू करेंगे तो इसको इंशाल्लाह हम पढ़ भी लेंगे जनाब। लेकिन अगर आप अपने सिलेबस में देखें तो उसने ये मेंशन नहीं किया, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि होना चाहिए जनाब। मटीरियलिटी समझाया था जी, क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटी। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है, हमने इसको समझा। प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट को समझा जनाब, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझा। डन जी। बाकी जो बातें मैंने बुक से नहीं करवाई, अभी ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है जनाब। एंड पे मैंने आपको बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जनाब, थ्रेड से रिलेटेड, इनको भी अभी करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब मैं आपको ये चीजें कवर करवा दूंगा, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको बुक से जरूर गो थ्रू करेंगे। जी बच्चों, हमारे पास कोई लास्ट 15 मिनट्स हैं बच्चों। बुक पे तो मैं नहीं जा सकता, आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई एक टॉपिक, ठीक है जनाब, कोई एरिया जो आपको लगता है, लेकिन बहुत सारे रिप्लाई आएंगे तो मुझे मुश्किल हो जाएगा, कोई एरिया बेसिक नोट्स का जिसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछे जनाब, मैं आपको आंसर कर, या आपने व्हाट्सएप ग्रुप में कल पूछे हो और मैं रिप्लाई ना कर सकूं, तो अब बता दें मुझे, मैं आपको जरूर जवाब दे। जी लेक्चर बच्चों इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मेरे सीए के जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड, कुछ मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं 8-10, तो कोशिश करूंगा बच्चों, थोड़ी हैवी फाइल है कि मैं मैनेजमेंट में अपना क्या कहते हैं फ़हीम साहब के साथ शेयर कर लूं। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर लेंगे, लेकिन ये 2-4 दिन इसमें लग सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो मीन वाइल मैं आपको लेक्चर तो दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ के मिस हुए, तो उससे काफी बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके जी। सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग बच्चों। ठीक है। अब हसन हसन पर्टिकुलरली जवाब देंगे बच्चों, आप में से कोई और जवाब अभी नहीं देगा। ठीक है। जब मैं आपको कहूँ कि बाकी लोग जवाब दें, तो फिर जी हसन आप मेरी बात सुन रहे हैं, रिप्लाई करें। हसन अरशद सुन रहे हैं। ओके। अच्छा जी, आपने पूछा सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है। अच्छा जी, आपको आपको आपने जो प्रोसीजर्स लगाए, आपको वहां पर जाके चीजों को इंस्पेक्ट करना था, आपने इंस्पेक्शन नहीं की। मुझे बताएं, इसमें सैंपलिंग की कोई गलती है या प्रोसीजर लगाने में कोई गलती है हसन। जी हसन। बच्चों बाकी लोग ना रिप्लाई करें, वो फिर क्या होता है कि जनाब जिनसे डिस्कशन हो रही होती है वो आगे पीछे
जी हसन रिप्लाई नहीं किया। जी, क्या ये सैम्पलिंग का रिस्क है? क्या ये सैम्पलिंग की गलती है? क्या आपने प्रोसीजर गलत नहीं लगाया? सैम्पलिंग की गलती नहीं है जनाब बेला। जी बच्चों, बाकी लोग क्या कहते हैं? हनीफ का क्वेश्चन मैं लेता हूँ जनाब बेला। जी, ये दैट इज अ नॉन सैम्पलिंग रिस्क बच्चों, नॉन सैम्पलिंग है। ठीक है, ये सैम्पलिंग की बाकी लोग भी रिप्लाई करें। अगर आपने प्रोसीजर ठीक नहीं लगाए, वो तो नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि आपको जनाब पहला सेल्स के ट्रांजैक्शंस में मैंने क्रेडिट सेल्स चेक करनी थी, मैंने क्रेडिट सेल्स चेक करनी थी और सैंपल पिक कर लिया मैंने कैश सेल्स का। मुझे सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए था क्रेडिट सेल्स का और मैंने सैंपल सेलेक्ट कर लिया कैश सेल्स का। तो बच्चों रॉन्ग ओपिनियन तो आने की चांसेस है ना। तो ये इसको बोलते हैं सैंपलिंग रिस्क, कि आपने सैंपल ही गलत उठा लिया। लेकिन अगर मैंने सैंपल सही पिक किया, फर्ज करो मैंने सैंपल पिक किया क्रेडिट सेल्स का, मैंने सैंपल पिक किया है क्रेडिट सेल्स का, मैंने सैंपल पिक किया है क्रेडिट सेल्स का बच्चों, ठीक है। लेकिन मैंने प्रोसीजर ठीक नहीं लगाए, मैंने इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं की, मैंने रिकैलकुलेशन नहीं की, तो ये तो सैंपलिंग की गलती नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी? नॉन सैंपलिंग रिस्क बच्चों। जी हसन ठीक है। चलें, अच्छा जी। एक क्वेश्चन था जी, मैनेजमेंट अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन ना दे बच्चों, तो क्या ये ओपिनियन अफेक्ट होगी? बिल्कुल होगी जनाब। बुक में जाएंगे तो हम जरूर पढ़ेंगे जनाब कि अगर मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं देती और ऑडिटर को कहीं और से भी एविडेंस नहीं मिलता, तो इट कैन अफेक्ट ऑडिटर्स ओपिनियन, क्योंकि ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। जी, कोई और क्वेश्चन जनाब बच्चों आप में से किसी का? अच्छा जी, उजैर कह रहे हैं जनाब, हाउ इंटरनल ऑडिट आर डिफरेंट। किससे डिफरेंट? एक्सटर्नल ऑडिट से? सॉरी, एक्सटर्नल ऑडिट से डिफरेंट जी। ओके बेटा शनाज, मैं रिवाइज करता हूँ जी ऑडिट अप्रोच को भी। अच्छा जी, इंटरनल ऑडिटर का काम क्या है बच्चों? प्राइम काम हमने पढ़ा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखना और उसमें जो डेफिशिएंसी करना टॉप मैनेजमेंट, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर का काम तो बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों। तो उसने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है, उसने तो ओपिनियन देनी है फाइनेंस, उसने तो रीजनेबल एश्योरेंस। इंटरनल ऑडिटर तो वही काम करता है जो उसको मैनेजमेंट इंस्ट्रक्ट करती है। आप बाकी बातें इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर के डिफरेंस में पढ़ सकते। सॉरी। उसके बाद बच्चों आप में से किसी बेटा शनाज ने पूछा जनाब ऑडिट अप्रोच, ऑडिट अप्रोच, ठीक है जनाब। ऑडिट अप्रोच क्या है? कि ऑडिट अप्रोच ये है कि कहां पर मेरे प्रोसीजर ज्यादा होंगे और कहां पर मेरे प्रोसीजर कम होंगे, इसको कहते हैं बच्चों ऑडिट अप्रोच। ठीक है, प्रोसीजर कौन से? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। यही तो है वो प्रोसीजर जिससे मुझे मटेरियल भी स्टेटमेंट मिलेगी, जैसे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्म। ये बच्चों क्या है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। मैं आपको समझाऊंगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल है कंट्रोल्स को देखना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढने के लिए प्रोसीजर लगाना। बच्चों अगर इनवाइस है ना, अगर उस इनवाइस पे मैंने साइन चेक किए, अगर उस इनवाइस पे मैंने साइन चेक किए तो क्या बोलूंगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर उस इनवाइस पे मैंने अमाउंट्स चेक किए तो मैं क्या बोलूंगा? टेस्ट ऑफ डिटेल्स या सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो आपने इसमें से पूछा जनाबिला क्या कि ऑडिट अप्रोच क्या होती है, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि क्या सब्सटैंटिव प्रोसीजर ज्यादा या कम। तो ऑडिट अप्रोच क्या है कि अगर आपने रिस्क असेसमेंट की और आपको लगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, तो आपने क्या कहा होगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, तो ठीक है जनाबिला मैं अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बढ़ा देता हूं। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हो तो आप दोबारा कंट्रोल्स को ना चेक करें, सब्सटैंटिव प्रोसीजर बढ़ा दें, ज्यादा डिटेल में काम करें। और दूसरी तरफ हमने अप्रोच में क्या पढ़ा था कि अगर इनिशियल असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट स्टेज पे हमें पता लगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, तो हो सकता है ना बच्चों रिस्क असेसमेंट करते वक्त हमने गलत सैंपल पिक कर लिया। तो ऑडिट अप्रोच कहती है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को दोबारा चेक करें, रीअसेस करें, जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और अगर जवाब मिलता है कि स्टिल स्ट्रांग है तो प्रोसीजर कम कर दें, और अगर जवाब मिलता है कि नहीं स्ट्रांग वीक है तो अपने प्रोसीजर्स को क्या करते हैं? बढ़ा दें जनाब। जी बेटा शनाज ओके है।
ओके, रिहान पूछ रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है जनाबेला? इसको बच्चों छोड़ दें, ये ठीक है जनाबेला, वो एक डिफरेंट है। ठीक है, देखना पड़ेगा कि वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑडिट है तो परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट एक डिफरेंट चीज़ है जनाबेला। जी बच्चों। जी बच्चों, मैंने ऑडिट अप्रोच भी डिफाइन कर दी जनाब। अच्छा जी, एम्फसिस अदर मैटर पैराग्राफ बच्चों, इसके लिए तो ना थोड़ा पूरा बैकग्राउंड देना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट का, तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप वेट करें फिर बुक के आने का जनाबेला, या मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर लूंगा जनाबेला। जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन? जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन जनाब? जो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि ऐसे हैं जिनको मैं रिप्लाई कर दूं। ठीक है जनाब। नहीं जी, फोरेंसिक ऑडिट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर दूंगा। ये फोरेंसिक ऑडिट होती है बच्चों, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल ऑडिट होता है। सही है ना, कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया तो वो फोरेंसिक ऑडिट करवाते हैं कि अच्छा फ्रॉड कैसे हुआ, किसने किया, किस तरह हुआ। ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उस तरह से ऑडिट नहीं होता, ये तो स्पेशल। जैसे आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, इंश्योरेंस वालों को आपने क्या कहा कि जनाब अला हमें इतना इंश्योरेंस क्लेम दे, तो इंश्योरेंस वाले तो आपको ऐसे ही दे देंगे ना, वो अपनी एक टीम भेजेंगे जो बाकायदा इन्वेस्टिगेट करेगी। इसको हम बोलते हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन या फोरेंसिक ऑडिट जनाब अला। जी, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बच्चों। कॉस्ट ऑडिट बच्चों एक सेपरेट टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला वो सबसे लास्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इस बेसिक नोट्स में मैंने बच्चों बच्चों फाइनेंशियल ऑडिट को डिस्कस किया। रीडिंग होमवर्क यही है बच्चों कि आप इसको बस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, इसको लिखें लिखें लिखें, जितना लिखेंगे जनाब उतनी आपकी प्रिपरेशन, उतना लिखने का तरीका कार आपका, उतना एग्जाम मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। मटेरियल एंड परवेसिव मींस के वर्डिंग कैसे देनी है? अगर आपने देखा कि मिसस्टेटमेंट जनाब ताहिर क्या है जनाब, मिसस्टेटमेंट अगर आपने देखा जनाब फाइनेंशियल्स में मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, और वो 70% ऑफ द प्रॉफिट्स है, वो 70% ऑफ द प्रॉफिट्स है जनाब, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे जनाब, उसमें हम क्या कहेंगे जनाब, ये जो मिसस्टेटमेंट है ये मटेरियल एंड परवेसिव है। परवेसिव की डेफिनेशन बुक में है, जब चैप्टर में पहुंचेंगे पढ़ें। परवेसिव का मतलब होता है कि इसका अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, परवेसिव का मतलब होता है कि किसी एक एरिया में मिसस्टेटमेंट है तो बहुत ज्यादा है। हो सकता है फाइनेंशियल के काफी सारे एरिया में मिला के जो मिसस्टेटमेंट बने वो ज्यादा हो जाए, दैट इज कॉल्ड परवेसिव। ठीक है ताहिर। अच्छा जी, नेगेटिव एश्योरेंस की आपने क्या मांगी है जनाब? क्यूसीआर क्या होता है बताऊंगा इंशाल्लाह ताला जब हम क्वालिटी कंट्रोल के चैप्टर में पहुंचेंगे जनाब। नेगेटिव एश्योरेंस की बच्चों क्लासिकल एग्जांपल है रिव्यू एंगेजमेंट। या तो जो आपको लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली 6 मंथली अकाउंट्स बनाती हैं उस पे या तो नेगेटिव एश्योरेंस आती है जिसको लिमिटेड एश्योरेंस भी बोलते हैं जनाब। या जब बैंक बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो जो 4-6 महीने जिनका ऑडिट नहीं होता जिस पीरियड का, उसकी अब वो फिर क्या करते हैं कि वो कहते हैं चले रिव्यू एंगेजमेंट करवा लें। और रिव्यू एंगेजमेंट इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस। जी, कॉस्ट ऑडिट जो है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है बच्चों, कॉस्ट ऑडिट करवाना स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन वो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के ऊपर होती है। ठीक है तो वो भी स्टैट्यूटरी ना। जी बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। इसकी नेगेटिव इंश्योरेंस में बच्चों हम जो वर्डिंग यूज करते हैं ना वो कहते हैं नथिंग हैज कम। जैसे उसमें कहते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, इसमें हम कहते हैं नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन which causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। इसका स्टार्ट हम कहां से लेते हैं? नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन जनाब, कि मुझे कुछ खास सीधी बात नहीं करते जनाब। सीधी बात के लिए तो फिर आपको डिटेल में जनाब काम करना पड़ता है। जी बच्चों, कुछ और? जी बेटा, महम बुक मैंने बता दी थी, कैपलान वाली लेने हैं। अगर उसके साथ साथ आप अपना सीए की कैप 9 पढ़ना चाहें,
ठीक है। ये दोनों बुक्स आपके सिलेबस में कुछ 70 to 80% कवर कर जाते हैं। 8-10 नंबर का आपका कॉस्ट ऑडिट है और कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो इन बुक्स में मौजूद नहीं है जनाब। ठीक है, चूंकि आपसे स्पेसिफिक तो कोई बुक डिजाइन नहीं की गई ना, हमारी अपनी कोई आईसीएमपी की तरफ से तो बुक है नहीं, तो फिर हमें एक दो बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। मेनली प्राइमरी हमने एसीसीए की ऑडिट एंड एश्योरेंस F8 एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस नहीं, ये लेनी है। और साथ में हमने क्या कर लेना है जनाब, जो हमारे पास क्या कहते हैं कॉस्ट ऑडिट के जो नोट्स हैं और जो दूसरे एरियाज के जो बेसिकली स्टैंड एरियाज हैं उनके मैं आपको इंशाल्लाह ताला क्या करूंगा, अलहदा से सेपरेट मटेरियल प्रोवाइड कर। जी बच्चों, कुछ और हैं हमारे पास 2-3 मिनट। कैप्लन की ले लें, आप अगर बीबीपी की लेना चाहते हैं ले लें, मैं लेकिन मैं जो गो थ्रू करवाया करूंगा कैप्लन से करवाया करूंगा। F8 लेनी है बच्चों, P7 नहीं, एडवांस ऑडिट नहीं बोला मैंने, ऑडिट एंड एश्योरेंस बोला, F8 वाली, F सीरीज वाली। तो ये जो आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं बच्चों, ये तो इंतजार करें ना, अभी तो हमने बेसिक नोट्स कंप्लीट किए हैं। ये सारी बातें डिटेल में आनी है, बहुत डिटेल में आनी है। रेवेन्यू के सब्सटैंटिव प्रोसीजर, रिसीवेबल के सब्सटैंटिव प्रोसीजर, इन्वेंटरी के सब्सटैंटिव प्रोसीजर, पेबल के सब्सटैंटिव प्रोसीजर, शेयर कैपिटल के सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ये तो वन बाय वन हमने डिटेल में पढ़ते हैं। जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ग्रुप में शेयर कर दूं। एडिशन आप देख लें, लेटेस्ट वाला मिल जाए, आई थिंक 18 का अवेलेबल होगा या 17 का, शायद आपका 19 का ना आया हो। ठीक है, आप में से जिसके पास भी लेटेस्ट हो वो शेयर कर दीजिएगा जनाब, मैं उसको देख लूंगा तो आपको सजेस्ट कर दूंगा कि जिससे हमने गो थ्रू कर। अच्छा जी, सैम्पलिंग कितने परसेंट होती है जनाब, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ना जी ना, ना अमाउंट ना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, डिपेंड्स ऑन रिस्क। भूल गए ना, डिपेंड्स ऑन रिस्क। अगर किसी एरिया में रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, ट्रांजैक्शन नहीं देखनी। ठीक है, एक ताल्लुक होता है, लेकिन प्राइमली आप किस बेस पे फैसला करते हैं। अगर आपको लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, तो ज्यादा परसेंटेज सैंपल की सिलेक्ट करें ना। आप 100% तक भी जा सकते हैं, लेकिन वो सैम्पलिंग में आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये बात समझ गए कि वो अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे बेस नहीं कर रहा था, इट डिपेंड्स ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जी रेहान, ओके। जी बच्चों, किसी का और कोई क्वेश्चन? ओके जी, चलें इंशाल्लाह ताला हम अपना ये बेसिक नोट्स हमारे कंप्लीट हुए। जितना मैंने पढ़ा दिया बच्चों, इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, लिख लिख के तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। बाकी आपके जनाब व्हाट्सएप ग्रुप को मैं देखता हूँ कि जनाब ओपन करता हूँ प्लीज, लेकिन आप उसमें ऑडिट अश्योरेंस से रिलेटेड बात करें। इसके अलावा प्लीज बच्चों, एग्जाम का क्या हो रहा है, पेपर किस दिन होने हैं, कैसे होने हैं, अदर देन दैट ऑडिट और अश्योरेंस के अलावा कोई और बात उस ग्रुप के जरिए शेयर ना करें जनाब। कोई भी पोस्ट हो, जितनी मर्जी अच्छी हो बुरी, ठीक है, आपने उसमें सिर्फ रेलिवेंट बात पूछनी है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड। ओके जी।